हमारा उद्देश्य पीछे जाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने लंग्स को, अपने डायफ्राम को सांस से भरना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। हार्मोन्स का रोल आपके इमोशन के साथ है। दुख, सुख, गम, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये जो भावनाएं हैं ना, इन सब को उठा पटक करने वाले हार्मोन्स होते हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो मन से रिलेटेड जो चीज है उसकी उत्पत्ति जो है वो शरीर से होती है, जो लंग्स के थ्रू ही जाएगा जी। तो अगर आप लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से रखती हैं, उसको एक्टिवेट करती हैं, तो हार्ट अपने आप मतलब कि स्वस्थ होता जाएगा। जी जी। आओ मैं सिखाऊं नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों नमस्कार। नया साल, नई उम्मीदें, नए संकल्प। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए साल 2025 में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की। और इसी के साथ शुरू करते हैं द गोपा टॉक्स का पहला एपिसोड। दोस्तों जैसे ही कैलेंडर बदलने को होता है, हम सबके मन में एक तैयारी शुरू हो जाती है कि नए साल में हम क्या क्या करें, खुद में क्या बदलाव करें, हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें, हम अपने माइंड पे ध्यान दें, हम अपने लक्ष्यों को किस तरह पूरा करें। ऐसे तमाम हम रिजोल्यूशन को लेकर नए साल की शुरुआत करते हैं। सबके अपने अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा रिजोल्यूशन सबसे पहले इस पर होना चाहिए कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रखें। क्योंकि अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहे ना, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी लक्ष्य हैं वो हम साधने में सक्षम हो सकेंगे। तो इस बार मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। तो निश्चित रूप से ये किससे संभव हो सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, योग से। तो आज हमारा जो ये विषय है इसी पर केंद्रित है। योग, प्राणायाम और आसनों से हम किस तरह अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रह सकते हैं और साथ ही साथ अभी सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो आज की हमारी मेहमान जिनसे आपका परिचय मैं कराने जा रही हूँ, वो है छत्तीसगढ़ का जाना माना नाम और मृत्युंजय योगा की संचालिका डॉक्टर श्रीमती मंजू झा जी। हरिओम, नमस्कार। हरिओम मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। आप गोपा टॉक्स देखती हैं? हाँ हाँ, देखते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पहल है। आप भी छत्तीसगढ़ की जानी मानी ऐसी महिला है जो इस क्षेत्र में अपना काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, चूंकि आज का हमारा जो विषय है, हम दर्शकों को चाहते हैं कि नए साल में एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ वो अपनी नए साल की शुरुआत करें। तो योग पर अगर हम चर्चा करते हैं तो योग तो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई विरासत है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। कई आयोजन होते हैं और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब उसमें जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और दुनिया भर के लोग आज योग से जुड़ रहे हैं, तो क्यों हम इससे पीछे रहें। तो आज की बातचीत की जो हम शुरुआत करते हैं योग से, योग का क्या अर्थ है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, योग सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं है। योग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप संपूर्ण शरीर, मन, इंद्रियां, श्वास सबसे अपना संबंध बना सकते हैं जी। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। तो हम जब आंखें खोलते हैं उसके बाद हम सिर्फ जगत को देखते हैं, यानी कि हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम रिश्तों से जुड़ते हैं। योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अपने आप को जान पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। मैंने बताया कि प्रकृति से आंखें खोले तो बाहर जुड़ गए। यहाँ पर योग मतलब होता है खुद को खुद से जोड़ना। तो आंखें जब आप बंद करते हैं तो आप खुद से खुद को जोड़ते हैं और ये बस योग में आप जैसे रमते हैं, धीरे धीरे आप वास्तविकता को समझ पाते हैं। योग सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है जी, खुद को जानने समझने की एक विधि है, शक्ति है। हाँ जी जी। मंजू जी, मैं जब छोटी थी तो मैं चूंकि रायगढ़ से हूँ, तो रायगढ़ में मुंगेर योग विद्यालय हुआ करता था। हम वहाँ बचपन से आके सीखा करते थे योग, आसन, तमाम तरह के श्लोक, मंत्रों का उच्चारण, ओम का उच्चारण, ये सब सीखा करते थे। तो कई सारी अलग अलग पद्धतियों के बारे में मैंने सुना है। क्या क्या पद्धतियाँ या शैलियाँ होती हैं और आप किस प्रकार का प्रयोग करती हैं? देखिए, योग आप कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, आप अनगिनत योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। और आप देखिए, मुझे भी दिल्ली जाना है, आपको भी दिल्ली जाना है, इनको भी दिल्ली जाना है, पर मैं फ्लाइट से जा रही हूँ, आप ट्रेन से जा रही हैं और ये अपने खुद के व्हीकल से जा रहे हैं। तो जो अलग अलग माध्यम सबने लिया है जी, और उद्देश्य सबका दिल्ली जाना जी। है। तो हम सभी जीवात्मा है और हम सबको परमात्मा से मिलना है। तो सबने अलग अलग तकनीक लिया है, अलग अलग आसनों का लिया है। हाँ, तो मैंने हमेशा हठ योग को प्राथमिकता दी है। अच्छा, तो मैं हमेशा हठ योग ही करवाती हूँ। क्या होता है हठ योग?
हठ योग में जो हमारी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, अच्छा, तो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से इसको इंडिकेट किया जाता है। इंग्लिश में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्व्स कहा जाता है जी। तो जब हम इन दोनों को जिस दिन मिला लेते हैं, अच्छा, उस दिन हठ योग हो जाता है। यानी कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का मिलन ही हमारा उद्देश्य होता है। अच्छा। हम जितनी भी चीजें करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब माध्यम है। इनके द्वारा धीरे 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 हम उस शिखर तक पहुंचते हैं जिसको हठ कहते हैं। अच्छा, जिस दिन हा और ठा, जिस दिन ईड़ा और पिंगला मिल जाए तो प्राणिक ऊर्जा जो है सुषुम्ना नाड़ी पर प्रवाहित होने लग जाती है। तो ध्यान का भी वही उद्देश्य है, कुंडलिनी जागरण का भी वही उद्देश्य है कि हम मतलब एंड जो है इसका वो है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को प्रवाहित करना। अच्छा, तो इसीलिए हठ योग के माध्यम से ही हम ये मार्ग को बहुत अच्छे से पा सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे जो हठ योग का जो नियम होता है जी। वो श्वासों के साथ होता है। जितने भी हम आसन करते हैं उसमें श्वासों का बहुत बड़ा रोल होता है। कब श्वास लेना है, कब श्वास को रोकना है, कितने देर रोकना है और कब श्वास को छोड़ना है। तो आसन तो करते हैं लेकिन आसन के साथ हमारा माइंड जुड़ा होता है, हमारे बॉडी पार्ट के साथ हम कनेक्टेड होते हैं और इनहेल एक्सहेल का पूरा उसमें रिदम होता है, यानी कि होल्डिंग होती है। जैसे आप विन्यासा में जाएंगे तो आप फ्लो में जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप ब्रेथ को होल्ड नहीं करते हैं और आप यहाँ पे आसनों को भी होल्ड नहीं करते। ये एक लयबद्ध तरीके से 1 बाय 1 आसनों में शिफ्ट करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार है वो भी आसनों का समूह है जी। तो इसको भी 1 बाय 1 सीक्वेंस में हम शिफ्ट करते जाते हैं। लेकिन हठ योग में होल्डिंग होती है जी। हर एक आसन का इंडिविजुअल अपना रोल होता है जी। यानी कि अगर हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन, उसका होल्डिंग अच्छा। और उसका वापस आना, जी, इन सब में श्वास जुड़ी होती है। अब बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं और मैं द गोपा टॉक के सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा। नए साल की शुरुआत हम हेल्दी लाइफ हैप्पी लाइफ के साथ कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीमती मंजू झा जी। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एक स्वस्थ जीवन जी सके। मंजू जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। योग जो है क्या वो सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित है या इससे ऊपर की चीज़ है? और हमें से हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन योग को ऐसा समझा जाता है ये बड़ा कठिन है, नियम है इसमें है, काफ़ी सारे समय इसमें लगता है, जगह लगती है इसमें, तो इसको बड़ा कठिन समझ के और बड़ा जटिल समझ के लोग इससे जुड़ नहीं पाते हैं, सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे। ये मैंने देखा है। शुरुआत कैसे करें? देखिए, अगर हम किसी ऐसे बच्चे को जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको यदि हम कोई नॉवेल देते हैं या कोई एक किताब देते हैं और कहते हैं इसको पढ़ो, तो उस बच्चे के लिए वो जितना भारी होगा उतना ही जो कभी योग नहीं किया है उसको अगर हम कहते हैं कि इन आसनों को आप करो तो उनको वो भारी लगेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाता है उसके बाद वो किताब पढ़ते हैं, वैसे ही योग में जब आप प्रवेश करते हैं तो पहले मतलब सूक्ष्म आसन होते हैं। जैसे पवन मुक्तासन भाग 1 का जो समूह है ये एक ऐसा समूह है जिसको बाल्यावस्था से मरणासन तक, छोटी सी बीमारी से लेकर बड़े से बड़े कैंसर कहो, एड्स की बीमारी तक अच्छा के मरीज इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, आप खाना खा कर सकते हैं, आप भूखे पेट कर सकते हैं, आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं। यानी कि ये एक जो आसन है ना इसमें आपको नुकसान कहीं पर नहीं। तो शुरुआत आप यहाँ से करें। तो हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके हम पवन मुक्तासन और भी जो दूसरे आसन है, प्राणायाम, हम बहुत छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में बताते रहेंगे ताकि आप उसे समझ सकें और उसे कर सकें। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ पवन मुक्तासन भाग 1, है ना। तो जो पवन मुक्तासन भाग 1 का उसका उद्देश्य हर एक जोड़ों को इफेक्ट करना है। अच्छा, और ये सर्वाइकल स्पाइन, तो जितने भी हड्डियों के जोड़ है, जॉइंट्स, हम जॉइंट्स पे काम करें तो सबसे पहले आती है उंगलियां। तो दोनों पैर के पंजे को आपको सीधा रखना है और सिर्फ श्वास छोड़ते हुए 10 उंगलियों को अंगूठे के साथ सामने की तरफ दबाना है। इस प्रकार दबाने के समय आपको ध्यान ये रखना कि देखिए एक एक हड्डियां जो है ये फोल्ड हो रही हैं, लेकिन मेरा पैर ऐसे नहीं हो रहा है। पैर आपको सीधा रखना है और उंगलियों को बस प्रेस करना है, ना कि एंकल को प्रेस करना है। फिर श्वास भरकर अपनी तरफ खींचना है। ऐसा करते वक्त जो सोल है, सोल को बाहर की तरफ पुश करना और ये हड्डियों का जो जोड़ है, जॉइंट्स है, ये सारे उंगलियों के जॉइंट्स को अपनी तरफ खींचना है। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। मतलब एक्सहेल करते समय आपको नीचे और इनहेल करते वक्त आपको ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है। अब आपको दोनों पैर के पंजों को श्वास छोड़कर आगे की तरफ दबाना है। इस वक्त आपका माइंड रहेगा एंकल जॉइंट पर। जब आप इनहेल करेंगे तो हेल हवा में ले जाएंगे और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे।
एड़ी को हवा में लाओ, नी को प्रेस करके, ठीक है। तो इसको आपको 10 टाइम्स करना है। श्वास छोड़ते वक्त पैर के पंजे को आगे की तरफ, श्वास भरते वक्त अपनी तरफ। अब यहीं से आपको दोनों पैर के पंजे को राइट साइड ले जाना है। एक्सहेल करते समय हाफ सर्कल नीचे और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे और इनहेल करते हुए ऊपर। ऐसा आपको अपने एंकल जॉइंट्स को रोटेशन में लेके जाना है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। देन नी का नंबर आ गया। इस टाइम आपको श्वास भरकर नी को फोल्ड करना है इस प्रकार से, और नी को चेस्ट के पास लाना है। पूरी तरह से इसको आपको फोल्ड करना है जी। और जब एक्सहेल करेंगे तो हाथ को थाई के नीचे रख के जो नी की कटोरी है इसको आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है। एम है आपका इस पे काम करना है। अच्छा, तो आपको जबरदस्ती अपने पैर को बाहर खींचना, ये सब ना करके सिर्फ अपने घुटने की कटोरी को नीचे की तरफ प्रेस करना और प्रेस करके होल्ड रखना 5 काउंटिंग कम से कम। देन अगेन आपको इनहेल करके अपने और फिर एक्सहेल करके नी को प्रेस करना है, ठीक है। ये आपको दोनों पैर से करना है, ठीक है। सेम आपको अपने पेल्विक जॉइंट से इस प्रकार से आप रख लिया। एक एक बता रही हूँ मैं आप जी। श्वास भरकर आप इस प्रकार से ले आएंगे तो देखिए क्या हो रहा है। इस साइड से जो हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट से हम अपने पैर को ऊपर हवा की तरफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ये पूरा नीचे जाता है ग्राउंड में। ये पेल्विक जॉइंट से हमको पैर को नीचे उतारना है। अगर आपका नहीं जा रहा है तो आपको ऐसे नीचे गिराना है और स्पाइन को स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये इनहेल किया और ये एक्सहेल किया। ऐसा आपको दोनों पैरों से 10-10 बार करना है। देन आपको दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से मिलाना है और दोनों नीज को नीचे की तरफ प्रेस करके स्पाइन स्ट्रेट करना है जी। श्वास भरकर पूरा ऊपर लाना है, अपने कोहनी से टच करिए घुटने को और फिर श्वास छोड़कर नीचे, फिर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। और इस पेल्विक जॉइंट से ही आप अपने पैर का मूवमेंट दे रहे हैं। अच्छा। आपका ध्यान यहाँ रहेगा जी, ठीक है। अब आपको इसको पूर्ण तितली का कम से कम 1 से 2 मिनट आपको इस प्रकार से मूवमेंट देना है, ठीक है जी। अब ये जॉइंट हो गया, अब पालकी मोड़ लीजिए। अब आ गया नंबर पैर हाथ उंगलियों का, उंगलियों को दूर दूर श्वास भर के फैला लिया। अब आपके जो हथेली है ये सामने वाले की तरफ पुश करना है और उंगलियों को दूर करना है। अच्छा, श्वास यहाँ पे इनहेल किया, ठीक है। देन अंगूठे को अंदर लेके जाओ जितना ले जा सकते हो और एक्सहेल करके इसको प्रेस करना है। तो जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं ये हर एक जॉइंट पे आपको इफेक्ट देना है। श्वास भरकर उंगलियों को दूर, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को फोल्ड किया, श्वास भरकर उंगलियों को दूर और श्वास छोड़ते हुए फोल्ड किया। अब ये रिस्ट है, यहाँ से रोटेशन देना है। श्वास छोड़ा और ये भरे, श्वास छोड़ा और ये भरे। अब इसका एंटी क्लॉक, श्वास छोड़ा। ये आपको 10 टाइम्स करना है। आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे। अभी भी थोड़ा पसीना आ रहा है ना? आ रहा है। अब दीवार से ऐसे पुश करेंगे और नीचे की तरफ सांस छोड़िए। ये श्वास भरा और ये श्वास छोड़ा। देन आपको ऐसे करना है। देखिए आप उंगलियों पे काम कर चुके हैं, कलाई पे का। अब आपके नंबर आगे कोहनी पर। श्वास भरा और ये श्वास छोड़ दिया। ये श्वास भर लिया। अपनी तरफ कोई भी चीज़ खींचते हैं हम तो श्वास भरते हैं और जब रिलैक्स करते हैं तो छोड़ देते हैं। सेम आप श्वास भरते हुए अपने एल्बो को साइड करें। अब हमारा काम शोल्डर पे आ गया जी। तो श्वास छोड़ दिया और श्वास भरकर ऊपर ले गए। भुजाओं को कान से लगाए और फिर गोलाई देते हुए श्वास छोड़ दी। अगेन एल्बो को मिलाया, श्वास भरे और ये श्वास छोड़ दिया। श्वास भरा, थोड़ी देर होल्ड करना है, अच्छे से लंग्स में सांस लेना है और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे उतरना है। इसी को आपको एंटी क्लॉक लेके जाना है और ये श्वास छोड़ दी। ये श्वास भरा, ये श्वास छोड़ दी। अब आपको हाथ नीचे रखना है और यहाँ पर आपको आंखों को बंद करके अपने कंधे, कोहनी और कलाई जी इस वक्त मुद्रा नहीं लगाना है। अच्छा। और आपके फिंगर्स को, पाम को एकदम रिलैक्स रखना है। आप फील करेंगे कि शोल्डर से जो सर्कुलेशन है वो झंझनाहट, भारीपन धीरे धीरे उंगलियों के पोर तक आएगा। आप थोड़ी देर फील करिए और मुझे बताइए ऐसा कुछ हो रहा है क्या। कंधा हल्का हो रहा है, बाइसेप से होते हुए झंझनाहट है, गर्माहट है, वो आपकी उंगलियों के पोर तक पहुंच चुकी है। हथेलियों में नमनेस आ रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए।
धीरे से आगे खोलिए। कैसा लगा आपको? बहुत हल्का लग रहा है ना। अब ये गर्दन की बात आई, तो यहाँ पे आपको ग्रीवा संचलन करना है। आपने थायराइड की बात की थी जी, तो यहाँ पर ग्रीवा संचलन में आप कुछ ऐड करेंगे जी, तो आपका थायराइड जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, चिन को ऊपर ले जाते वक्त अगर आपको थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम है तो आप अपने चिन को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ओम की चैंटिंग करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, ऊपर जाने के लिप्स को मिलाकर ओम का गुंजन करेंगे। अच्छा। ऐसा करने से आपके जो दोनों ग्लैंड्स हैं वो वाइब्रेट होने लगेंगे और वहाँ जा कर के आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या करना है, सांस भरना है। इस प्रकार से फिर इसको आपको राइट और लेफ्ट भी लेके जाना है सेम। तो आपका सर्वाइकल एरिया पे हो गया जी। अब आप बच गए स्पाइन, तो स्पाइन में आप ये कर सकती हैं, ये पकड़ लिए, श्वास भर के चेस्ट ओपन और श्वास छोड़ के पीछे, श्वास भर के चेस्ट ओपन और श्वास छोड़कर पीछे। ऐसा आपको 5 बार इनहेल एक्सहेल कर लिया आपने, तो ये आपका पवन मुक्तासन भाग है कंप्लीट। अब बताइए आपके शरीर में कोई भी एक ऐसा जोड़ है जिसको आपने नहीं छेड़ा? सबको टच कर लिया। सबको टच कर लिया। तो ये एक इतना अच्छा आसनों का समूह है, इसको अगर आप कर लेती हैं तो आप अगर कुछ भी नहीं करती तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। मंजू जी, बैकएक का प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बैकएक के लिए आप क्या आसन सुझाती हैं? भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, मकरासन बहुत अच्छा आसन है। आप घर पे टीवी देख रही हैं तो आप सोफे पे बैठ के उसकी गद्दी में घुस के देखने से अच्छा है आप नीचे एक मैट बिछा लीजिए और इस प्रकार से आप ऐसे आप टीवी देख लीजिए और जब ऐड आए उस वक्त श्वास, आंखें बंद करके श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरने दीजिए और श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर, यानी कि हमको स्पाइनल ब्रीदिंग करनी है। यानी कि आपको ये देखिए, इस विज्ञान जो बोलता है ना प्रूफ मांगता है जी। योगिक साइंस में आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आंख बंद करिए, आप देखेंगे कि आपका दोनों हैंड तो आपका ब्लॉक हो गया जी, आपके दोनों पैर कमर से ब्लॉक हो गए और मूवमेंट सिर्फ स्पाइन पे होगा जी। जब आप श्वास लेंगे तो रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी और श्वास छोड़ेंगी तो वो नीचे जाएगी। दैट मीन्स सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी में प्राणिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्राण प्रवाहित होता है, इसलिए आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर जा रही है और छोड़ने पर वो नीचे उतर रही है। क्या ऐसा हो रहा है गोपाल मैम? बिल्कुल। हाँ, बस चलिए, तो आप भी ऐसा करके देखिए और समझिए कि वाकई में हमारे 72,000 नाड़ियों में प्राणिक ऊर्जा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। मंजू जी, अभी आप बात कर रही थी सूर्य नमस्कार के बारे में। ये बहुत ही प्रचलित आसन है। नमस्कार आसन होता है, हस्तोत्थान आसन होता है, पाद हस्तासन होता है, अश्व संचलन आसन होता है, अष्टांग नमस्कार होता है, भुजंग आसन होता है, पर्वतासन होता है और बहुत इसमें दंडासन का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा। तो ये आसनों का समूह होता है, पर इन आसनों को किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है और किस प्रकार से करना है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हठ योग में जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही सूर्य नमस्कार में भी श्वास कब लेना है, श्वास कब छोड़ना है। एक इसको आप व्यायाम के रूप में ले सकते हो कि आपने फिजिकल एक्टिविटी किया, हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, पैर पीछे ले गए, पैर आगे ले गए, फिर उठ गए, फिर ये आप गत्यात। बहुत सारे लोग आजकल 108 बार सूर्य नमस्कार इस टाइप की बातें होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। और अगर आप, मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर आप इसको एकदम परफेक्ट करेंगे तो आप 11 बार और 21 बार आप करेंगे, उतने में ही आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे। जी। और जरूरत से ज्यादा अगर आप करते हैं तो कोई भी चीज एक समय के बाद नुकसान करती है। जी। दोनों भुजाओं को गहरी श्वास भरते हुए खुले आसमान में ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन, एल्बो टच करते हुए चेस्ट के पास लाना है, प्रणामासन। अब दोनों हाथों को पहले नीचे सीधा करना है और शोल्डर से मूवमेंट देते हुए लंग्स को ओपन करते हुए श्वास भरना है। हमारा उद्देश्य पीछे जाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने लंग्स को, अपने डायफ्राम को श्वास से भरना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट में पीछे ले जाओ, श्वास भरते हुए कमर नीचे और राइट लेग पीछे। इस समय हमको एक्सहेल करना है। श्वास भर के दंडासन में आना है और घुटना, छाती, ढुड्डी रखना है, श्वास छोड़ के।
कमर नीचे गिराओ और लंग्स में श्वास भरकर भुजंगासन। टो का हेल्प लो, घुटना कमर एक साथ उठाओ, पर्वतासन। अब अपना राइट लेग आगे लाओ, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे लाओ, गहरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ऊपर ले जाएंगे हाथ और श्वास छोड़ते हुए नीचे। सूर्य नमस्कार उस हीरे की तरह है, जैसे आप खदान में खुदाई करते हैं तो आपको बहुत सारे धातु मिलते हैं, लेकिन हीरे को हीरा कहा जाता है। बिल्कुल। वैसे योग आसन बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन यदि आप सूर्य नमस्कार बहुत बेहतर तरीके से करना सीख जाते हैं सिस्टम से, मतलब कि इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, पोस्चर के कितने बार कितनी देर होल्ड करना है, कब आपको नेक को ऊपर की तरफ ले जाना है, कब आपको चिन डाउन करना है, ये अगर आप सही तरीके से करते हैं और 11 बार कर लेते हैं तो मैं कहूंगी कि सफिशिएंट है एक हेल्दी इंसान के लिए। जी, क्या क्या फायदे हैं मंजू जी? देखिए, सूर्य नमस्कार का नाम ही आप सुन रही हैं कि सूर्य, तो सूर्य की उपस्थिति में होना चाहिए। अच्छा। पहली बात। अब सूर्य नमस्कार से बॉडी के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। लोग कहते हैं सूर्य जो है विटामिन डी देता है। यहाँ पे मैं सब लोगों का कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगी कि सूरज जो है वो विटामिन डी बांटता नहीं है, वो देता नहीं है। होता यह है कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर पैदा होता है और एक एक रोम छिद्र खुलते हैं। और इसी टाइम जब सूर्य उदय से लेकर के मान के चलिए 7:30 अधिक से अधिक 8, इस टाइम जो सूरज का तापमान होता है वो टेम्परेचर जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर और सूर्य का तापमान जी दोनों मिलते हैं और विटामिन डी का निर्माण होता है। अच्छा। जिससे हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं। तो अगर आप जाकर के धूप में से बैठ जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन 60% मिलेगा। तो इसका सही समय क्या है? सूर्य उदय से लेकर के अगर ठंड है तो आप 8-9 बजे तक भी कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप 6:30-7 तक कर सकते हैं। जी जी जी। सूर्य अस्त होने को होता है। हाँ। तो उस समय भी आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है, रोशनी रहती है लेकिन जलन नहीं होती है। उस टाइम पे भी आप अगर आप दिन में जॉब में जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दोपहर को खाना जल्दी खा लीजिए, अपना टिफिन लंच जो भी करना है आपको, आप 12 बजे 1 बजे कर लीजिए। तो फिर आप सूर्य अस्त के टाइम 5 बजे के आसपास आप फिर से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर किसी के पास सुबह समय नहीं है तो वो शाम को भी कर सकता है, मतलब बहाने नहीं है। नहीं। अब आपको समझिए शुगर है, तो शुगर में आपको क्या करना है? अच्छा। शुगर पेशेंट यदि है और वो ताड़ासन से अपने आप को ठीक करना चाहता है तो आप अपने जो पैनक्रियाज है उसी को इफेक्ट करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। आपको अपनी जगह पे खड़ा होना है, ठीक है? अगर आप खड़े नहीं हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने कहीं जॉब में हैं और आपको शुगर, तो आपको क्या करना है? दोनों हाथों को इस प्रकार से आप श्वास भरकर आप नीचे ले गए और ये श्वास भर के आप स्ट्रेच किए, तो देखिए क्या हुआ, आपका जो रिब है ना वो ऊपर की तरफ चला गया। अब आप अपने पैनक्रियाज पे आपको ध्यान ले जाना है और आपको 20 टाइम्स भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। अच्छा। अब ये देखिए, मैं ऐसा अगर मैं स्ट्रोक्स देती हूँ, देखिए ये मैंने श्वास भरा और ये ऊपर खींची जी, और खींचने के बाद तो क्या हो रहा है, मेरे ये वाला एरिया से मेरे पैनक्रियाज जो है ना वो बार बार अंदर की तरफ संकुचित हो रहा है और स्ट्रोक्स से मैं क्या कर रही हूँ, उसको उस ग्लैंड को इफेक्ट दे रही हूँ। अच्छा। तो बार बार उसको इफेक्ट देने से अगर उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, यदि बहुत ज्यादा ग्लूकोज नहीं बन रहा है या बना रहा है, जो भी है, कैसा भी प्रॉब्लम आपका, शुगर बहुत भी, शुगर हाई है, शुगर लो है, कुछ भी है, वो दोनों में ही ये इफेक्टिव है। अच्छा, ठीक ऐसे ही हाल है बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का और बीमारियां तो इतनी हैं कि आप लिस्ट लेके बैठ जाएंगी लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान योग के कुछ आसन ऐसे हैं, उनका यदि आप पैकेज कर लेते हैं तो आप उन सारी बीमारियों से मतलब बच सकते हैं, लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। जी जी। अब यहीं पर पैनक्रियाज है, मैंने बताया हाथ ऊपर करके आपको भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। सेम आपको तिर्यक ताड़ासन करते हैं, जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो आप इधर स्ट्रोक्स देते हैं तो इफेक्ट आता है। आप अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, आप श्वास भरिए और इस प्रकार से अपने हाथ को पीछे ले जा करके आप इस प्रकार से ट्विस्टिंग करिए। अच्छा। तो आपके पैनक्रियाज ट्विस्ट होंगे। हाँ। तो उसको अगर आप
दिन में 3 बार ऐसा 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 ट्विस्ट कर देती हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा। काम जो सो गया है, सुस्त हो गया है, आलसी हो गया है, वो काम करने लगेगा। बिल्कुल। थायराइड के कारण कहते हैं कि और भी जो दूसरी बीमारियां हैं वो एक साथ गिफ्ट में मिल जाती हैं। क्योंकि हार्मोन का ही खेल है। थायराइड ग्रंथि से भी हार्मोन का रिसाव होता है। अगर अधिक मात्रा में होता है तो आपके शरीर फूलने लगता है, आप मोटे होने लगते हो, आपके अंदर आलस हावी हो जाता है, आपके अंदर डिप्रेशन, ये भावनाओं के साथ खेलता है ना। हार्मोन्स का रोल आपके इमोशन के साथ है। भाई ऑर्गन्स जो है वो आपके बॉडी के मतलब फैक्ट्री है, उस पे काम कर रहा है, मतलब आपके लिए प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हार्मोन जो है वो इमोशनल, आपको दुख, सुख, गम, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये जो भावनाएं है ना, इन सब को उठा पटक करने वाले हार्मोन्स होते हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो मन से रिलेटेड जो चीज है उसकी उत्पत्ति जो है वो शरीर से होती है। मतलब हमारे शरीर के जो भी ग्लैंड्स हैं उससे हार्मोन्स के डिसबैलेंस हार्मोन्स। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी मंजू जी दे रही हैं और साथ ही साथ हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे जो हो सकता है इतने कम समय में, जो कुछ संभव हो सकता है। और अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा कार्यक्रम तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगर किसी रोग विशेष के बारे में जानकारी चाहिए या उसका निदान चाहिए तो हम मंजू जी को फिर से आमंत्रित करेंगे और वो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगी और आपको गाइड करेंगी। कुछ ऐसी जटिल बीमारियों के बारे में बात करते हैं मंजू जी, जैसे हार्ट डिजीज हो गया और किडनी से रिलेटेड डिजीज हो गया, लीवर से रिलेटेड, क्योंकि आजकल खान पान बहुत हमारा बिगड़ गया है, हमारी जीवन शैली, हमारी जो दिनचर्या बहुत बिगड़ गई है। तो इन जटिल बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए क्या योग के पास समाधान है? बिल्कुल है। देखिए, हमारा शरीर, आप जितनी बीमारियों का नाम ले लें, हमारा ओवरऑल शरीर जो है, अस्थियां, मांसपेशियां, नाड़ियां, त्वचा, ग्रंथियां, ठीक है, इन सभी को जीवित रहने के लिए 3 चीज चाहिए: पानी, हवा, वायु और भोजन। भोजन तो हम घर पे भरपूर दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो जब आप आसन प्राणायाम से जुड़ते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और जब आसन फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्यास लगती है, तो आप पानी का भी इंटेक बढ़ा देते हैं। तो जब ये 3 चीजें मिलने लगती हैं तो हमारे शरीर को ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि यदि उसके थोड़े से भी सेल्स बचे हैं तो वो ऑर्गन फिर से बन जाता है। तभी तो हमारा कोई हिस्सा कटता है तो हम उसमें थोड़ा सा नेवोस्प्रीन, डिटॉल यूज करते हैं, वो हफ्ते 15 दिन बाद नए सेल्स बन के वो जगह हील कर देते हैं। वैसे ही शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन जो तंतुओं से मिलके बना हुआ है ना, सेल्स हैं, टिश्यू है, उससे ऑर्गन बन गया। तो सीधी सी पहली बात है सेल। हर एक सेल का जो भोजन है यदि आप पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो आपके शरीर में कोई भी हिस्सा बीमार नहीं रहेगा। बस ये है कि 55,000 से भी ज्यादा सेल्स हमारे बॉडी से रोज डेड सेल्स निकलते हैं, उतना बनता है, तो उतने के लिए उतना ही ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए 1 घंटे योग अनिवार्य है। आप पूछ रही थी पहले ना कि योग करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। हार्ट डिजीज वालों के लिए क्या कहेंगे आप? हार्ट का यदि कोई पेशेंट है, अगर उसने बाईपास भी करवा लिया है तो भी वो शुरुआत तो कर सकता है। मैंने बताया पवन मुक्तासन भाग 1, मरणासन तक इंसान कर सकता है जी, क्योंकि पवन मुक्तासन भाग एक ऐसा आसनों का समूह है जो आपके पैर की उंगलियों से लेकर के आपके गर्दन की आखिरी हड्डी तक, सर्वाइकल की जो C1 कह सकते हैं, वहां तक के हर एक जोड़ को वो प्रभावित करता है। ब्लॉकेजेस वहीं होते हैं। जितने भी जॉइंट्स एरिया हैं, मूवमेंट, देखिए बीच का हिस्सा तो आपके कोई आसन में काम नहीं आएगा। आप जो भी यूज करेंगी आप जॉइंट्स यूज करेंगे। जॉइंट्स में ही गंदगी जमा होती है, जैसे बेसिन में कचरा टर्निंग में जमा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे जॉइंट्स में होता है। तो पवन मुक्तासन भाग 1 यदि कोई करता है नियमित रूप से तो वो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से समाधान पा सकता है। जी। दूसरी रही बात, हृदय का जो मरीज है उसको आपको एकदम से आसन कराने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसी इंसान बीमार होता है ना तो वो भागने लगता है, दवाई अस्पताल से थक जाता है तो उसको लगता है मैं योग कर लेता हूँ, योग से मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इस समय आप नादानी मत करिए, एकदम से आप कहीं पर भी जाकर योग करने लग जाएं कि अब मेरे को तकलीफ हो गया तो मैं योगा करके ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। योग कोई जादू नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हृदय और फेफड़ा, ये दोनों का गहरा संबंध। यदि आप फेफड़े पे काम करने लगते हैं
तो आपका हृदय धीरे धीरे अपने आप हील होने लग जाएगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में हील हो जाए तब फिर आप यहाँ पवन मुक्तासन भागे करते रहिए और कुछ प्राणायाम नाड़ी शोधन है वो आप करते रहिए। एकदम से भस्त्रिका करने लग जाना, देखा देखी टीवी पे कपालभाति, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति भी आप सही कर रहे हैं कि नहीं वो तो कोई गुरु ही देख के बताएगा। आप टीवी पे बैठ जाते हैं, टीवी पे बैठ के मैंने देखा है गार्डन में लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आप अपने हार्ट को जो कि इतना सॉफ्ट है, नाजुक है, उसको आप दिए जा रहे हैं झटका गलत तरीके से। अरे आपको इनहेल कब करना है, आपको छोड़ना कब है। आप देखिए जब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो एक बीसीसी प्रोग्राम होता है, टेक्निक होता है जिसमें ऐसा रख के वो हार्ट पे लेके ऐसा झटका देते हैं। अच्छा। तो वो जो झटका देते हैं ना वो अटैक आने के टाइम का है। अच्छा। वो लोग भी प्रति सेकंड एक देते हैं। यहीं पर आपको भी भस्त्रिका का जो स्ट्रोक है वो प्रति सेकंड एक स्ट्रोक देना है, तो ये आपको इलाज के रूप में काम आएगा। हाँ। आपको हेल्दी रखेगा। लेकिन यदि आप एक सेकंड में 5-6 स्ट्रोक दे रहे हो, उसको रेस्ट करने का ही मौका नहीं दे रहे हो, आपने इनहेल किया उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया और आपने एक्सहेल का झटका मार दिया, तो वो तो घबरा जाएगा ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। हृदय रोग के मरीजों को काफी ध्यान पूर्वक और किसी कुशल योगा टीचर के गाइडेंस में ही करना उचित यहाँ है। पर वही है। देखिए आप योग जिनसे भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप कोई भी हॉस्पिटल में नहीं घुसते हैं। बिल्कुल। आप डॉक्टर का नाम और उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, एमडी है कि नहीं, कहाँ से पढ़ा है, तब आप अपने शरीर को छूने देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही योग है, यहाँ पर भी आप शरीर के अंदर हर किसी का शरीर भी अलग है, अलग होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला टीवी में कर रहा है हम उसको देख के करें तो हम स्वस्थ, क्योंकि बॉडी भगवान ने हर किसी का अलग बनाया, हर इंडिविजुअल का अलग बनाया है। आप फेफड़ों की बात कर रही थी कि हार्ट और लंग्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और जो एक्सरसाइज जो है वो हार्ट को भी बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद से युवा वर्ग का कह लीजिए और अलग अलग आयु वर्ग के कह लीजिए, महिलाओं का, पुरुषों का बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिली हैं और जिस तरह आप इसे जोड़ रही हैं, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं। फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए या जिनके अफेक्टेड हो चुके हैं उन्हें स्वस्थ बना के रखने के लिए क्या कुछ आसन, क्या कुछ प्राणायाम हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हार्ट को सब लोग बहुत ऐसे डरावना स्वरूप में देखते हैं, बाप रे हृदय, बाप रे हार्ट में प्रॉब्लम। हार्ट कुछ करता नहीं है, हार्ट सिर्फ पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त जो आया आर्टरी से उसको शुद्ध करता है। और कैसे करता है, उसमें कुछ मेहनत नहीं करता, वो जाता है ऑक्सीजन लेके आता है। तो आपके पास जितना ऑक्सीजन होगा आप उतना ही तो उनको देंगी और जितना उसको ऑक्सीजन मिलेगा वो उतना ब्लड प्यूरिफाई करेगा और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब ओवरऑल आपके पास ऑक्सीजन कितना है, ओवरऑल आपका लंग्स कितना मजबूत है, उतना आपका हार्ट फंक्शन करेगा। तो आप लंग्स के ऊपर काम करिए ताकि आपका हार्ट को मेहनत ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप प्राणायाम करिए अपने आप, आपका हार्ट के लिए आपको स्पेशल कोई आसन करने की जरूरत नहीं है कि चक्रासन, धनुरासन कर लिया, ऐसा कुछ करने के लिए सिर्फ आप एक जगह बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और सिर्फ आप अपने लेफ्ट शुरू करिए, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से। ठीक है। इसके पीछे भी बहुत साइंस है लेकिन अभी समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिए राइट नोस्ट्रल से सिर्फ और सिर्फ सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। अच्छा। अन्यथा हर प्राणायाम की शुरुआत आप लेफ्ट से करिए। अच्छा। लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने लिया और यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे मैं ताकत नहीं लगा रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सब गलत है। अच्छा। ये आपको हार्म पहुंचाएगा, इससे अच्छा मत करिए। आप कर रहे हैं आप तो फिर आप समझिए कि फेस मसल्स जो है उसको आपको इफेक्ट नहीं करना है। आपके नाक के टर्निंग पॉइंट में रगड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप खींचेंगे कम ऑक्सीजन जाएगा जी। आप सहज रूप से ले जाएंगे, लंबी और गहरी श्वास अंदर जाएगी। तो जैसे आप ये ले जा रहे हैं, मैं आपको ये हटा के दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए ये रखा है मैंने हाथ, अब आप देखिए शुरू में आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करना है।
मतलब आप टीवी पे देख लिए, आप ये करने लग गए, इधर से लिया इधर से छोड़ा, आपको लॉजिक पता नहीं और है। आपकी श्वास की आवाज तक नहीं आई मुझे, मैं बाजू में बैठी हूँ। लॉजिक नहीं मालूम है आपको, तो पहले आप लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करिए। लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट करेंगे, आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा। कम से कम 11 टाइम्स सिर्फ आप लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट से ही छोड़िए, और 1:2 रेशो में करिए। यानी कि आप लेफ्ट से अगर 5 सेकेंड्स ले रहे हैं तो आप 10 सेकेंड छोड़िए। लेकिन 10 सेकेंड छोड़ने के बाद यदि आपको सांस लेने में घबराहट होती है तो आप 3 और 6 में कन्वर्ट करिए। मतलब यहाँ पे ये नहीं होड़ नहीं लगी है कि आपको 5 और 10 ही करना है, कंपटीशन नहीं है। आप 3 लीजिए और छोड़ते समय आप 6 सेकेंड छोड़िए। लगता है 6, जैसे मैंने 6 छोड़ा, अब मैं ले रही हूँ, अब मुझे प्रेशर नहीं है, तो ये मेरे लिए ठीक है। नाड़ी शोधन में आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। ऐसा आपको 11 बार करना है। फिर राइट से लेना है और फिर राइट से ही छोड़ना है, 11 बार करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन को आप बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट से लेकर के राइट छोड़ना है, राइट से लेकर के लेफ्ट छोड़ना है। ये भी 1:2 रेशो में ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लग रहा हो कि अरे मैम को हमने हार्ट के बारे में पूछा और मैडम प्राणायाम बता रही हैं। हाँ। तो भाई हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए जो लंग्स के थ्रू ही जाएगा जी। तो अगर आप लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से रखती हैं, उसको एक्टिवेट करती हैं, तो हार्ट अपने आप मतलब कि स्वस्थ होता जाएगा। जी जी। आओ मैं सिखाऊं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं ईड़ा नाड़ी से, तो ये आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जब राइट से लेते हैं तो आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो इसीलिए जब आप नाड़ी शोधन शुरू करते हैं तो एकदम से लेफ्ट से लिया राइट छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट छोड़ा, ये ना करके सबसे पहले तो आप अपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल पे काम करिए। क्या करना है? राइट नोस्ट्रल आपको क्लोज करना है और 1:2 रेशो में आपको ब्रीदिंग करनी है और एक्सहेलेशन करना है। ध्यान ये रहेगा कि लेना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ने के बाद जब आप दूसरी बार जब श्वास लेते हैं उस वक्त आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप अपने रेशो को कम करिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 5 और 10 का रेशो, ये समझ लीजिए कि सेकेंड्स है। तो ये मैंने श्वास लेना शुरू किया, अब जब मैं दोबारा सांस लूंगी इस वक्त मेरे चेहरे पर दबाव तनाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको अपने रेशो को कम करना है, और नहीं है तो आपको इसी नोस्ट्रल से श्वास लेना और छोड़ना है 11 टाइम्स। देन आप लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करिए और राइट नोस्ट्रल से आप 10 टाइम्स 11 टाइम्स उसी रेशो में ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करिए। ऐसा करने से जो पैरालाइज हो जाते हैं, जिनका ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, लेफ्ट से 11 टाइम्स और राइट से 11 टाइम्स आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, होल्डिंग नहीं करनी है। यदि आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको श्वास को होल्ड नहीं करना है, कुंभक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिर्फ आपको इजी वे में इनहेल और एक्सहेल करना है, बस माइंड को अपने ब्रेन से कनेक्ट करना है। जब लेफ्ट से इनहेल करते हो तो राइट ब्रेन पे ध्यान देना है, और राइट से इनहेल करते हो तो लेफ्ट ब्रेन पे ध्यान देना है। सिंपल। हरिओम। आपने, मुझे लगता है कि शरीर के ऐसे किसी भी अंग को छोड़ा नहीं, और आपने सब पर इतनी अच्छी बातचीत की। मन को और शरीर को स्वस्थ बना के रखिए, और साथ ही साथ एक सकारात्मक सोच के साथ इस नए साल की शुरुआत कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जो पूरा साल बहुत ही स्वस्थ तरीके से बीतेगा। और मंजू जी, आप यहाँ आई, अपने कीमती समय में से वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हरिओम। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारा ये कार्यक्रम हेल्दी लाइफ हैप्पी लाइफ। आप सभी को पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है, तो क्यों ना हम सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योग, प्राणायाम, इन सभी जो हमारी पारंपरिक विरासत है उसके साथ हम आगे बढ़ें और अपने मन को भी स्वस्थ बनाए रखें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।